यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अब अभी तक जो लास्ट कुछ टॉपिक्स अपन ने डिस्कस करे, कौन कौन से सेक्शन थे? एक था सेक्शन 3, कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन। सेक्शन 4 पनिशमेंट थी। पनिशमेंट कितनी थी? 3 महीने, 5 साल। कितने तक? 3 साल से लेकर 7 साल तक वो पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है। रिकॉर्ड्स आपको जो बैंक को मेंटेन करने थे उसका ड्यूरेशन आपका कितना था? 5 साल। क्लियर? अच्छा, सेक्शन 8 के अंदर अपन को क्या बताया गया? पूरा का पूरा एजुडिकेशन का प्रोसेस आपको बताया गया। सेक्शन 8 क्लॉज 5 में आपको क्या बताया गया? परमानेंट सीजर अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं। 8 क्लॉज 6 में आपको क्या बताया गया? वो ऊपर थे। 8-6 में आपके आगे रिलीज, अगर आपके अगेंस्ट में प्रूफ्स नहीं मिलते तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी उसके बाद अपन ने एक पढ़ा था विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें क्या पॉइंट था? पूरा प्रोसेस कैरी आउट हो गया, स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब आपने उसको रोकने के लिए अगर लीज आउट कर दी या उस पर कोई चार्ज क्रिएट कर दिया तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी, वो वॉइड माना जाएगा। उसके बाद सर्च सीजर वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था। अथॉरिटीज के पास पावर है सर्च एंड सीज करने की डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आज का जो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है दैट इज पावर टू अरेस्ट। सेक्शन 19 provides that where director or authorized officer has a reason to believe that a person is guilty of an offence under the act, such person may be arrested. The grounds of arrest shall be informed to the arrested person, यानी उसको आप बताओगे किस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। and he must be produced before a magistrate or special court within 24 hours of arrest, यानी अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आप उसको प्रेजेंट करोगे मैजिस्ट्रेट के सामने। The provision relating to arrest, search, seizure and subject to safeguards such as recording of reasons, judicial oversight to prevent misuse of power. नेक्स्ट आ जाता है आपका रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड। सेक्शन 20 एंड 21 where any property or record has been seized and the officer authorized by the director has on the basis of material in his possession reason to believe that such property or record is required to be retained for the purpose of adjudication। ऊपर आपने सर्च सीजर करा, उससे आपको डॉक्यूमेंट मिले, डॉक्यूमेंट आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सच प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स में बी रिटेन फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या पढ़ा था अपन ने? 6-7 क्लॉजेस थे जिसमें अपन बेसिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, किस तरीके से किसी पर्सन को गिल्टी या नॉट गिल्टी पाया जाएगा। सच प्रॉपर्टी में इफ सीज्ड be retained or if frozen may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the day on which such property was seized or frozen as the case may be. On the expiry of the period, the property or record shall be returned to the person from whom such property or record was seized, unless the adjudicating authority permits retention of such property beyond the said period। यानी मैक्सिमम यूजुअल टाइम में ड्यूरेशन 180 दिन का रहेगा। उससे ज्यादा अगर अथॉरिटी आपको परमिट कर देती है तो तब भी आप सीज करके रिकॉर्ड्स अपने पास रख सकते हो। बेसिकली पर्पस क्या हो जाता है सीज करने का रिकॉर्ड्स और उसके अपने पास कस्टडी रखने का? टू एनालाइज सारा का सारा डेटा एंड ट्रेल जो आपको जिस पे सस्पिशन है वो सारी की सारी चीजें समझना एंड उसका सोर्स ढूंढना। The adjudicating authority, before authorizing the retention or continuation of freezing of such property beyond the period specified in subsection 1, shall satisfy himself that the property is prima facie involved in money laundering and the property is acquired for the purpose of adjudication under section 8। अपन ने एक टर्म पढ़ा था that was proceeds of crime। क्या मतलब था? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी आपने क्राइम के रास्ते से कोई पैसा कमाया एंड उसको यूज किस में कर लिया? एक ऑफिशियल तरीके से काम करने के लिए। सो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स 2 or more transactions and 1 or more such transaction is or are proved to be involved in money laundering, then for the purpose of adjudication or confiscation under section 8,
it shall be presumed that the remaining transaction form part of such interconnected transaction unless otherwise proved to the satisfaction of adjudicating authority। जिसका बेसिक मतलब सिंपल सेंस में अपन ने समझा था, आज की तारीख में जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें जो पूरी ट्रेल है उसको पूरे को सीज किया जाता है, क्योंकि उनको इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया जाता है कि आपसे मैंने फ्रॉड करके फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए ले लिए, अब अगर मैं उस पैसे को बांट रहा हूं अलग अलग लोगों के बीच में तो वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन माने जाएंगे एंड सब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। उसके लिए प्रूफ होना चाहिए फॉर श्योर, बट इनिशियली आप टेम्परली सारे की सारी चीजों को फ्रीज कर सकते हो, सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट डील्स विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 25 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट empowers the central government to establish appellate tribunal to hear appeal against the order of adjudicating authority and other authorities under the act। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल कोर्ट। अपन ने ऊपर रेफरेंस पढ़ा है स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर इशू करता है। सेक्शन 43 to 47 ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट। Section 43 clause 1 empowers the central government to designate in consultation with the Chief Justice of High Court one or more court of session as special court for such area or areas, for such case or class or group of case as may be specified by notification for the trial of offence punishable under section 4, जिसमें आपकी punishment basically mentioned है। अब किस बेसिस पे jurisdiction establish किया जाएगा? On the basis of number of cases या on the basis of amount भी establish किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग में मोस्टली सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं 1 करोड़ या उससे ज्यादा वाले। क्लियर? सेक्शन 44(1) offenses triable by special court। Section 44 clause 1 provides that an offense punishable under section 4 shall be triable only by special court constituted for the area in which the offense has been committed, or a special court may upon a complaint made by an authority authorized in the behalf take cognizance of the offense for which the accused is committed to it for trial। यानी बेसिकली जो उसकी jurisdiction में केसेस लाई करते हैं जहां पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई या जहां से सोर्स हुआ वो आपका सारा का सारा एरिया माना जाएगा, जुरिस्डिक्शन वहीं का लगेगा। मोस्टली आप अगर देखते हैं तो जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं आज की तारीख में, अपन बार बार साइबर क्राइम से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस चलता है मनी लॉन्ड्रिंग में भी। तो साइबर क्राइम जो भी मोस्टली ओरिजिनेट कर रहे हैं वो साउथ ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो मोस्टली अगर आप देखोगे कहीं पे भी इनिशिएशन हुआ तो वो या तो तेलंगाना से हो रहा है या कोई भी ऐसी एक स्टेट्स या अपन कह सकते हैं सिटी से हो रहा है, दैट इज मोस्टली बेस्ड इन साउथ। अब वहां से सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू आउट द कंट्री। क्लियर? बट केस कहां पे रजिस्टर होगा? उसी जगह पे, एंड मोस्टली सारा का सारा जुरिस्डिक्शन उसी कोर्ट का रहेगा एंड सारी की सारी हेयरिंग्स भी आपको वहीं जाकर होगी। अब फॉर एग्जाम्पल टू बी वेरी प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया था, जो मेरे पर्टिकुलर केस में भी ओरिजिनेशन कहाँ का था? तेलंगाना का था। तो यहाँ की साइबर पुलिस आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती, उनका सीधा सा जवाब रहता है वहां पे केस दर्ज हुआ है, वहीं की पुलिस जो भी एक्शन लेनी है लेना है, आप वहां पर जाके डिस्कशन करो, आपको जो भी करना है। ऑल्दो मेरा प्लेस कहाँ पर है? यहाँ पर जोधपुर में, बट ओरिजिनेशन जहां से हुआ उसका जुरिस्डिक्शन लग जाएगा। तो सेम चीज यहां पर बताई गई कि कौन सा स्पेशल कोर्ट ट्रायल में लेकर जाएगा इस पर्टिकुलर केस को, जहां पर ओरिजिनेट हुआ, जहां जुरिस्डिक्शन लग रहा है क्राइम का, तो वहां पर आपका केस दर्ज किया जाएगा। सी सोर्स एक होगा, उसके बाद वो अलग अलग जगह पैसा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का किस तरीके से प्रोसेस चलता है? आप एक बड़ा चंक रिसीव करते हो ब्लैक मनी का, फिर आप उसको बिट्स एंड पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाते हो। तो जहां से ओरिजिनेशन हुआ वहीं से मोस्टली केस दर्ज किया जाएगा। अब आगे से आगे अगर चेन चल रही है, अगर सेम केस आप मल्टीपल जगह पे दर्ज कराओगे तो फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए फिर ये हो जाता है कि आप मल्टीपल केसेस भी है तो सबको क्लब करके वहीं पे चलाया जाएगा एक जगह जहां पे डिसाइड की जाएगी। बेसिकली जहां से कंप्लेन फाइल हो रही है वहीं पे चलेगा। नेक्स्ट, offenses to be cognizable and non-bailable। Clear? Section 45 declares every offense punishable under the act to be cognizable. It provides that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, that is CRPC 1973, no person accused of an offense under the act shall be released on bail or his own bond unless a public prosecutor क्या होगा? जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके अगेंस्ट में डीलिंग कर रहा है,
has been given an opportunity to oppose the application for such release, and where the public prosecutor opposes the application unless the court is satisfied that reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while in bail. That is basically क्या हो गया, नॉन बेलेबल रहेगा. बेल कब मिल सकती है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, जो भी काउंटर क्वेश्चन कि आपको क्यों बेल नहीं मिलनी चाहिए, एंड कोर्ट भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको बेल मिलेगी. अदर देन दैट बेल मिलना इस केस में बहुत ज्यादा मुश्किल है. रीजन सबसे ज्यादा चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग में एक बार कोई पकड़ा गया एंड उसको बेल मिल गई तो वो फॉर श्योर दूसरी कंट्री में भाग जाएगा, फिर उसको लाना कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसलिए जहां पर 1 करोड़ या उससे ज्यादा के ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग के इन्वॉल्व है, बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए हो जाता है. Provided such person who is under age of 16 years or a woman or a sick or infirm or accused either on his own or along with other co-accused of money laundering of sum which is less than 1 crore rupees may be released on bail if special court so directs. यानी 1 करोड़ तक का ऑफेंस है तो फिर भी सोचा जा सकता है, बट वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. ये हेडिंग पढ़ के अपन को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसमें? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. अभी अपन ने डिस्कस करा, काफी लोग ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाना एंड काफी जगह ऐसे अरेंजमेंट्स करना ताकि टू एंड फ्रो ऐसे अपराधियों का करना कंपेरेटिवली आसान रहे, फॉर्मेलिटीज कम रहे. Where special court in relation to an offence punishable under section 4 desires that a summon to an accused person or a warrant or the arrest of an accused person or a summon of any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce a document or other thing, or a search warrant issued by it shall be served or executed at any place in any contracting state. It shall send such summons or warrant in duplicate in such form to such court, judge or judicial magistrate, such authorities as the central government may by notification specify. That is, जहां से भी आपको किसी बंदे को गिरफ्तार करना है या लेकर आना है, टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द स्पेशल कोर्ट जहां पर केस दर्ज हुआ, तो नोटिस इशू आप करवा सकते हैं अलग अलग अथॉरिटीज को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगी. बेसिकली नोटिस इशू कराने से फायदा ये हो जाता है कि वहां की अथॉरिटीज आपके साथ कोऑपरेट करती है एंड उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन को आपको मेन ओरिजिन की जगह पे ट्रांसफर करने में कंपैरेटिवली आसान रहता है. अथॉरिटीज सिर्फ नाम दे रखे हैं आपको, इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखता. डायरेक्टर आ गया, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर एज मे बी एम्प्लॉयड. Jurisdiction of authorities. The authority shall exercise all or any of the powers and shall perform all or any of the functions conferred on or assigned as the case may be to such authorities by or under the act or rules framed thereunder in accordance with the direction of central government. यानी कौन सी अथॉरिटी को क्या पावर मिलेगी, that would be decided by the central government. पावर्स चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम. हो सकता है काफी टाइम आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ गए तो आप स्पेशल कोर्ट को और ज्यादा इंपावर कर दो, कुछ और पावर्स उनको दे दो. may issue exercise performance of power performance of the functions by all or any of the authorities. In issuing the directions or orders, the central government have regard to any one or the following criteria, that is territorial area, classes of person, classes of cases, any other criteria as may be specified in this behalf. यानी इसके बेसिस पे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, मोस्टली एक हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन कितना होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट जितना. अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्राइम एंड द नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड एंड कितना कॉम्प्लेक्स चीजें होती जा रही है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसका ज्यूरिसडिक्शन लगेगा. जैसा अपन देखते हैं, राजस्थान बीइंग अ बिग स्टेट, हाई कोर्ट की 2 बेंचेस में आपने डिवाइड कर दिया, एक जोधपुर में और एक जयपुर में, जो ओरिजिनली सिर्फ कहां पर था, जोधपुर में. इनिशियली जोधपुर हाई कोर्ट वाज द ओनली हाई कोर्ट, अब आपने उसका बेंच बढ़ाकर कहां कर दिया, जयपुर में भी कर दिया. तो वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस, द बर्डन, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है किसका ज्यूरिसडिक्शन लगेगा.
तो जयपुर बेल्ट में कौन कौन से केसेस एयर आउट किए जाएंगे, जोधपुर बेल्ट में कौन कौन से केसेस एयर आउट किए जाएंगे, दैट वुड बी डिसाइडेड फॉर एग्जांपल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है अपन जो ऊपर पढ़ के आए। प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 और फ्रीजिंग अंडर सेक्शन 17 और वेयर एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज मेड एन ऑर्डर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8। अब ये तीनों सेक्शन अलग अलग क्यों है? सेक्शन 5 में अपन को क्या बताया गया था? प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल यानी टेम्पररी। इनिशियली आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो आपने टेम्पररी अटैचमेंट किया, आगे की प्रोसीडिंग कैरी आउट करी। अगर आपको लगा कि एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है तो आप सेक्शन 8 के अंदर उसको क्या कर लेते हो? परमानेंट सीजर कर लेते हैं। क्लियर? सो वो सारी चीजें आपको यहां पर बताई गई है। और वेयर स्पेशल कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, the special court on application by director or administrator appointed under section 10 clause 1 as the case may be may issue a letter of request to a court or authority in the contracting state for execution of such order। execution of such order यानी इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, इसका ट्रांसफर पॉसिबल ना हो सके। Section 60 clause 2 prescribes where the letter of request is received by central government from a court or authority in a contracting state requesting attachment, seizure, freezing or confiscation of property in India derived or obtained directly or indirectly by a person from a commission of an offence under the corresponding law, that is money laundering के through आपने directly या indirectly वो property acquire करी है, the central government may forward such letter to the director as it may deem fit for execution of order in accordance with the act। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर देगा, डायरेक्टर के पास पावर आ जाएगी, वो जाकर प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? सीज कर देगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स कब आती है? जब क्राइम किसी और स्टेट में हुआ एंड प्रॉपर्टी किसी और स्टेट में है तो उसमें स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन दोगे, वो डायरेक्टर को ऑर्डर करेगा कि आप इसकी प्रॉपर्टी जाकर सीज कर लो। अब सीजर डिपेंड करता है ऑफेंस क्या है, सेक्शन 5 में टेम्पररी होगा, सेक्शन 8 में परमानेंट होगा। नेक्स्ट केवाईसी बेसिकली होता क्या है? नो योर कस्टमर, जिसमें आप क्या क्या डिटेल्स लेंगे कस्टमर की? एक उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। आज की तारीख में अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ क्या काउंट किया जाता है? आधार कार्ड। क्लियर? पहले सिर्फ आधार कार्ड नंबर और उसका जेरोक्स लिया जाता था, अब आपका उसका बायोमेट्रिक भी लिया जाता है। कंपनीज फर्म्स के केस में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह की सारी डिटेल्स भी आपको सबमिट करानी पड़ेगी। RBI issued master circular on KYC norms, anti-money laundering standards, combating of financing of terrorism, obligation of banks under prevention of money laundering। अच्छा, बैंक्स की ऑब्लिगेशन 3 थी, क्या क्या? सबसे पहले तो कस्टमर केवाईसी वाला पॉइंट था आपका। दूसरा आपके लिए चीज थी दैट वाज कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना, एंड उसके बाद तीसरा पार्ट आपका क्या था? अगर उसके बाद भी कोई इरेगुलरिटी आ रही है, रिकॉर्ड्स अगर आपको मेंटेन रखने पड़ रहे थे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल कब से लेकर? जब कस्टमर ने ट्रांजैक्शन करा तब से लेकर 5 साल। एंड अगर कस्टमर ने अपना रिलेशन खत्म कर दिया बैंक के साथ तो रिलेशन खत्म करने की डेट से 5 साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आरबीआई ने टाइम टू टाइम सर्कुलर इशू करके बैंक के ऊपर ओनर्स डाला है टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। Banks were advised to follow certain customer identification procedure for opening of accounts and monitoring of transaction of suspicious nature for the purpose of reporting it to appropriate authority. These KYC guidelines have been revisited in the context of recommendation made by FATF, that is Financial Action Task Force, and Anti-Money Laundering Standards and Combating Financing of Terrorism. The objective of KYC guideline is to prevent banks being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering activity. Is a due diligence। अच्छा, ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने 2 टर्म्स सुने होंगे, एक ड्यू डिलिजेंस, एक ऑडिट। क्या दोनों सेम होते हैं? ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट क्या दोनों सिमिलर होते हैं, या ऑलमोस्ट सिमिलर है, या बिल्कुल सिमिलर नहीं है? ड्यू डिलिजेंस सुना तो है,
क्या कहाँ कोई ऐसा फ्रेज या ऐसी टर्म जहां आपने ड्यू डिलिजेंस वर्ड सुना हो? डायरेक्टर से रिलेटेड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। ऑडिट वाले चैप्टर में भी जैसा आपने बोला। अच्छा, अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड ट्रांजेक्शन दैट हैज बीन डन। ऑडिट कब कैरी आउट की जाती है? एंड में की जाती है। अब यही बेसिक फर्क है ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में। ड्यू डिलिजेंस हमेशा काम करने से पहले की जाती है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। ड्यू डिलिजेंस किस लिए की जाती है? कि हमको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट इज ड्यू डिलिजेंस। ऑडिट काम होने के बाद कि सही हुई या नहीं हुई। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो कि ऑडिट करते हो कि जो ईयर एंड में ईयर में ट्रांजेक्शन हुए वो एक्चुअल में रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए, वो ऑडिट का पार्ट हो जाता है। केवाईसी इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस यानी आप अकाउंट खोलने से पहले चेक कर रहे हो कस्टमर का पूरा बैकग्राउंड कि ये कस्टमर लायक है अकाउंट खोलने के या नहीं है। सो ड्यू डिलिजेंस आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, ड्यू डिलिजेंस हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। कोई ट्रांजेक्शन में आपको जाना है या नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो आप उसका ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। जैसा अभी अपन ने एक वर्ड बोला कि डायरेक्टर्स के रिलेटेड हम ड्यू डिलिजेंस कराते हैं कि डायरेक्टर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रखने के बाद ड्यू डिलिजेंस कभी नहीं होता, काम होने के बाद ड्यू डिलिजेंस कभी नहीं होता। ड्यू डिलिजेंस हमेशा ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करता है कि ये चीज अपन को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो केवाईसी इज द ड्यू डिलिजेंस कि कस्टमर को, एक पर्सपेक्टिव कस्टमर को अपना कस्टमर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स दैट ही इज गिविंग टू अस। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी का बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो आप क्या डॉक्यूमेंट लोगे उससे? उसका एमओए, एओए, डायरेक्टर्स की सारी डिटेल्स, बाकी सारी जो आप एमसीए को फाइलिंग वगैरह कर रहे हो सारी चीजें आप उससे रिक्वायर करोगे। अब अगर वो कहीं पे भी नहीं सबमिट कर रहा आपको ये डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसका अकाउंट खोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो ड्यू डिलिजेंस में फेल हो गया। टाइम टू टाइम आप चेक करते रहोगे, वो आपका ऑडिट का पार्ट हो जाता है। ऑडिट हमेशा काम होने के बाद, ड्यू डिलिजेंस काम होने से पहले। And the bank regulation that financial institution and other regulated companies must perform to identify their clients and ascertain relevant information pertinent to doing financial business with them. Identity as also the address proof of the proprietor such as passport, pen, voter ID, driving license, ration card with photo, आधार कार्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑब्टेन्ड। प्रूफ ऑफ नेम, एड्रेस एंड एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न्ड एंटिटी अपन कह सकते हैं। बेसिकली जब आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो पासपोर्ट में आपसे अलग अलग कैटेगरी में, एक तो आपका एज के रिलेटेड प्रूफ मांगा जाता है, एक आपका एड्रेस से रिलेटेड प्रूफ मांगा जाता है, एंड एक आपका नाम से रिलेटेड प्रूफ मांगा जाता है। सेम वे यहाँ पर भी आपसे मोस्टली आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाता है ताकि सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई की जा सके। ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक क्या है? अगेन ऑब्लिगेशन मोस्टली सिमिलर रहेगी। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना, होने से रोकना, एंड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जल्दी आरबीआई को रिपोर्ट करना। Bank should keep in mind that information collected from the customer for the purpose of opening of account is to be treated as confidential, उसका misuse नहीं करना, and details thereof are not to be divulged to cross selling or any other like purpose. Bank should therefore ensure that information sought from the customer is relevant to the perceived risk and not intrusive and is conformity with the guidelines issued in this behalf. Simple sense में अगर आप समझे, आप कभी भी एक बैंक में भी अगर फोन करते हैं कस्टमर केयर पे तो उसमें क्या बोलता है? सीवीवी ओटीपी नंबर ना शेयर करें इवन दो विद द बैंक्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई। बैंक का ऑब्लिगेशन क्या? आपसे डेटा कलेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, कहीं पे भी उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, या कस्टमर को परेशान नहीं करना, जस्ट डॉक्यूमेंट करवाना है उसके लिए। कुछ लगता है तो आप उसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। Any other information sought from the customer should be sought separately with his or her consent after opening the account. Banks should ensure that any remittance of fund by way of DD, mail, telephonic transfer or any other mode and issue of traveler's check for the purpose of 50,000 rupees or above is effected by debit to the customer's account or against check and not against cash payment.
यानी मोस्टली आप जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो बैंक अकाउंट से ही पैसा जाना चाहिए, कैश के बेसिस पे आप उसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर नहीं देंगे। बैंक शुड इंश्योर द प्रोविजंस ऑफ FCRA as amended from time to time whenever applicable are strictly adhered to। KYC के टाइम 4 एलिमेंट्स है, एक आ जाता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये सारी चीजें। अब कस्टमर लास्ट एक डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉनिटरिंग से कल चालू करेंगे। कस्टमर इज डिफाइंड एज a person or entity that maintains an account or has a business relationship with the bank on whose behalf the account is maintained, that is beneficial owner। ये मोस्टली माइनर के केस में भी हो जाता है। बेनिफिशरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, यानी CA CA CMA जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका जो बेनिफिशरी कंपनी है वो बैंक के कस्टमर माने जाएंगे। Beneficiaries of transaction conducted by professional intermediaries such as stockbrokers, chartered accountants, solicitors, etc. as permitted by law, and any other person connected with the financial transaction which can pose a significant reputational or other risk to the bank, say a wire transfer or issue of high value demand draft for a single transaction। ये सब जो भी लोग होंगे वो कस्टमर माने जाएंगे बैंक के। क्लियर? बाकी जो पोर्शन है दैट विल कंटिन्यू टुमारो।